नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। भारत माता का वो वीर सपूत जिसने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जब देश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, तब उस महान शख्सियत ने देश को ये बताया कि भारत एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अपने परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटे पटेल ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया कि आज भी पूरा देश उन्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ याद करता है। देश को एकता में बांधने वाले सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की, लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए। क्या योजना है, किस तरह के प्रयास योजना के तहत किए जा रहे हैं, क्या लक्ष्य है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला UIIT के निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चाहूंगी कि शुरुआत शुरू से की जाए। योजना की बात करें कि योजना क्या है और किस लक्ष्य के साथ ये योजना शुरू की गई थी और किस तरह की गतिविधियां इस योजना के तहत चल रही है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भारत सरकार जिस दिशा में बढ़ती जा रही है और जिस दिशा में सोचती है, वो कदम एक ऐसा कदम है जिसमें हम समाज के हर व्यक्ति को एक साथ लेकर के भारत का उत्थान करना चाहते हैं। उस दिशा में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया। उस निर्णय के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत जी। इस अंतर्गत भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को ये जिम्मा दिया कि भारत के अंदर जितने भी लगभग राज्य हैं, उन सब राज्यों के जितने भी हमारे सिटीजन हैं जी, वो सारे एक इस ढंग से जुड़ें कि जो हमारे जितने भी सामाजिक स्तर के लगभग हमारे स्तर हैं जी, उनको एक ढंग से जोड़ करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके उस गरिमामय स्थिति में रखें जी। तो भारत सरकार ने ये शिक्षा मंत्रालय को ये कार्य दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसके अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। तो भारत सरकार ने जो शिक्षा मंत्रालय उसको ये जिम्मा दिया। शिक्षा मंत्रालय ने AICT को ये नोडल एजेंसी बना करके कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भिन्न भिन्न क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनको लेकर के चलें जी। तो शिक्षा मंत्रालय ने AICT को दिया। AICT ने हिमाचल प्रदेश के अंदर UIT को ये कार्य दिया जी। तो पूरे प्रदेश के अंदर UIT को चुना। हम इसके लिए AICT के भी धन्यवादी हैं जी। और जो हमारे यानी कि उत्तर भारत के जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर RK सोनी, उन्होंने UIT को ये दायित्व दिया। तो इस दायित्व के अंतर्गत जो भारत सरकार ने जो स्कीम चलाई कि हर एक प्रदेश के बच्चे जो हैं दूसरे अन्य राज्यों में अन्य जो जितने भी हमारे पास जिले हैं उनके अंदर जाएं जी। एक प्रदेश में क्या संस्कृति चल रही है, किस ढंग से जीवन यापन चल रहा है, ये दूसरे जो जिले हैं, दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं, प्रांत हैं, उन प्रांत के बच्चे इस चीज़ को समझें जी। बच्चा क्या करता है, अपनी एजुकेशन लेता है, एजुकेशन लेने के बाद जब जॉब करता है तब जाकर के कहीं दूसरी स्टेट में जाता है। लेकिन भारत सरकार की जो पहल है कि बच्चे के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इस विकास के लिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बच्चा अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जब है तो जाए जी। तो इसी पहल के अंतर्गत भारत सरकार ने जो ये काम शुरू किया, शिक्षा मंत्रालय इसके लिए बधाई का पात्र भी है जी। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो इन्होंने जून में जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया, पहले भी कोविड के पहले से ये स्कीम चली थी, लेकिन कोविड की वजह से ये स्कीम उतनी प्रभावी नहीं हो पाई। लेकिन ऑफलाइन मोड में ये पहला प्रयास है शिक्षा मंत्रालय का भारत सरकार के द्वारा कि उन्होंने जो पेड़ की स्टेट की, तो हिमाचल प्रदेश को जोड़ा केरला के साथ जी। तो केरल जो है एक समुद्र के किनारे है, बिल्कुल प्लेन्स में है और हमारा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, हिमालय के साथ सटा है, चीन के साथ सटा है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं, वो यहाँ से ग्रुप जा कर के केरला में गया जी। तो उससे जो सारी रचना की गई, हर स्टेट को जोड़ा गया, जैसे राजस्थान को असम के साथ जोड़ा गया, ऐसे ईस्ट पूर्व को जोड़ा गया, पूर्व पश्चिम को, उत्तर दक्षिण को जोड़ा गया। तो ये सारा जो कार्य किया ये AICT ने किया, अखिल भारतीय जो तकनीकी संस्थान है। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को
जोड़ दिया केरला के साथ। बिल्कुल। तो और कहा भी जाता है कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा आकर्षण का जो है केंद्र बनते हैं। तो इस बात को लेकर के क्या मानते हैं कि क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो केरला है बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ राज्य है और हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, तो ऐसे में कितना आकर्षण बनता है ऐसी स्थिति में? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आकर्षण तो स्वाभाविक रूप से बन गया, क्योंकि जो हमारे जो यहाँ पर जितने भी मंदिर हमने देखे तो 7200 फीट की जो समुद्र तल से हैं और वो समुद्र तल के बिल्कुल साथ में हैं। तो इतनी हाइट पर जब बच्चे आए तो उन्होंने बड़ा काफ़ी एंजॉय किया। तो सबसे पहले UIT हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने हमारे जो माननीय कुलपति प्रोफेसर SP बंसल हैं, प्रति कुलपति ज्योति प्रकाश जी हैं और हमारे डीन ऑफ स्टडीज़ प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। क्योंकि जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, पहला कार्यक्रम होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें भी रहती हैं, लेकिन उन्होंने सब दिक्कतों का समाधान करके UIT को एक प्रोत्साहन दिया कि आप लीड दिस प्रोग्राम। और हिमाचल प्रदेश से हमारी टीम, पहली टीम पूरे भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश से पहली टीम जो थी वो केरला के लिए रवाना हुई। हमारे बाद बाकी टीमें भी रवाना हुई, लेकिन फर्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश ने किया और इसका क्रेडिट UIT को जाता है और UIT के जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनको जाते हैं, स्पेशली प्रोफेसर SP बंसल। साफ तौर पर कहें तो जो ये ऑफलाइन मोड शुरू हुआ है उसकी पहल हिमाचल से हुई है और हिमाचल जो है इस चीज़ में पहला स्थान यहाँ पर हिमाचल ने पाया है। बिल्कुल, हिमाचल हमेशा अग्रणी रहते हैं। अगर हम परमवीर चक्र की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पूरे भारत के अंदर पहला प्रदेश है जिसका पहला परमवीर चक्र जिसने प्राप्त किया, और सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र जो आजकल प्राप्त हुआ आज तक वो भी हिमाचल प्रदेश के हुआ। तो हिमाचल प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा हर कार्य को करने के लिए। तो UIT ने भी पहल की। तो हमारे बच्चे 25 जून को यहाँ से रवाना हुए थे और उसमें 50 बच्चे थे। 25 बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश से मतलब +2 लेवल तक के थे और 25 बच्चे हमारे UIT से थे। तो टोटल हमारे 50 बच्चे गए थे और 4 टीचर्स भी थे। तो जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जो गए उनका खर्चा पर्चा भी हिमाचल सरकार ने किया, लेकिन जो 25 बच्चे थे वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने किया। तो हमारे 50 बच्चों की जो टीम गई तो उन्होंने केरला में जाकर के 5 दिन वहाँ स्टे किया, 5 दिन जर्नी में गए, लेकिन 10 दिन का जो ट्रिप था बहुत अच्छा ट्रिप है। तो बच्चों ने वहाँ पर जितने भी वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनको अटेंड किया। वहाँ के बच्चों ने भी काफ़ी मतलब इनके साथ सहयोग करके कल्चर प्रोग्राम किए, अच्छे अच्छे जो जितने भी धार्मिक स्थल थे उन पर गए और जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ एक कल्चर को जोड़ने की थी, भाषा के साथ जुड़ने की बात थी, उनके साथ बैठ करके खाना पीने की बात थी, जाके उनके रहन सहन खान पीने का पता लगे। तो हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा अनुभव किया एंड दे आर वेरी हैप्पी। जब दे केम बैक, जब वो वापस आए तो उन्होंने जो वहाँ के जो अपने अनुभव जो है शेयर किए तो वो अनुभव अपने आप में अद्वितीय है। जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और हिमाचल का शिक्षा विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है कि ये जो पहल उन्होंने की है। लेकिन जब केरला के विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश आए थे तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उनके लिए किस तरह की गतिविधियाँ हमारे प्रदेश में आयोजित की गई थी। बहुत अच्छा। हम 25 जून को गए थे, लेकिन वो जो उनका सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक वो हमारे पास 25 जुलाई को आए। लगभग जो हमारी पहल थी वो हमारी पहल के बाद 1 महीने के बाद यहाँ आए। तो जब यहाँ हमारे पास पहुँचे तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर SP बंसल जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश, डीन ऑफ स्टडी प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल, हमने एक बड़ा भव्य स्वागत उन बच्चों का किया और उनको हिमाचल की क्या एक अतिथि देवो भव वो उनको अनुभूति कराई। और हमारे यूनिवर्सिटी का जो एक कमेटी रूम है जो यूनिवर्सिटी के जहाँ पर अपेक्स डिसीजन बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके करते हैं, उस कमेटी समिति कक्ष में बैठ करके हमने उन बच्चों का स्वागत किया। हमारे रीति रिवाज जो हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज से जितने भी उनके साथ सहयोगी टीचर्स आए थे उनका भी उसी ढंग से हमने उनका स्वागत किया। बच्चों को सबको हमने एक जो भी संस्कृति के मुताबिक एक जो रहते हैं स्टिक्स रहती है उसके साथ होकर के उनका स्वागत किया। उसके बाद हमने 5 दिन हमारे पास वो बच्चे रहे। हमने प्रतिदिन उनको कभी बिलासपुरी धाम, हमारी जो मंडी की धाम, हर डिस्ट्रिक्ट की जो भी अच्छी अच्छी हमारी डिशेज थी वो हमने उनको प्रोवाइड की। एक तो हमने उनको खान पान के हिसाब से किया, हमने कभी भी उनको डाइनिंग टेबल नहीं प्रोवाइड किया। हमने उनको जैसे हम गांव में बैठ करके भोजन करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो सारे हमारे बच्चे भी और वो बच्चे 50-50 बच्चे टीचर्स के साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया और इस बात को उन्होंने काफ़ी अच्छा रिलीज किया।
तो उनके कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स थे कि हम सोचते थे कि हिमाचल प्रदेश इस बीच में पिछड़ा है, लेकिन उन्होंने उनके कमेंट्स दे करके कि हिमाचल के लोग भी बहुत अच्छा भोजन करते हैं और जिस संस्कृति के साथ करते हैं ये अद्वितीय संस्कृति है। तो ये बच्चों के कमेंट्स थे जो केरला से आए थे। उसके बाद हमने हिमाचल में उनको जो एडवांस, ये हमारा एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी जो है यहाँ पर उनको घुमाया। उसके बाद तारा देवी के मंदिर में ले गए थे जो लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर है। संकट मोचन का उनको भ्रमण कराया। और उसके बाद हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक पोर्ट मोर स्कूल शिमला के अंदर है, उसके अंदर हमारे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और उनके बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। तो उससे एक दूसरे को जानने की, पहचानने की, रीति रिवाज के मुताबिक कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं इसकी भी एक अच्छी समझ बनी। और उसके साथ साथ फिर एक दिन हम उनको नालदेहरा भी लेके गए थे। हिमाचल का कुफरी का स्थान बहुत पर्यटन स्थल की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ भी बच्चों को लेके गए। तो बच्चों ने 5 दिन लगभग काफ़ी इंजॉय किया। और जो हमारा अंतिम दिन था उसमें हमने यूनिवर्सिटी के सभागार में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया, जिसके अंतर्गत जो वहाँ के बच्चे थे उन्होंने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और हमारे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। बिल्कुल। और देखा जाए तो केरला और हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे खान पान का तरीका है, उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे। लेकिन बात अभी तक की करें तो टूर चल रहे हैं, संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन बात भविष्य की करें तो किस तरह की नीति है, क्या कुछ आगे गतिविधियां होने जा रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और बच्चों के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हम आज तक जो मेरा एक अपना अनुभव है 39 ईयर्स का टीचिंग का, तो उसके मुताबिक ऐसा लगा कि हम क्लासरूम में पढ़ाते रहे, लैब्स का काम भी क्लासरूम के अंदर करते रहे, लेकिन क्लासरूम के अंदर जब बच्चा गया तो केवल जॉब करने के लिए गया। लेकिन ये कार्यक्रम ऐसे हैं कि इसमें बच्चा सीखेगा भी। अब क्लासरूम में कम काम रहेगा, लैब में उससे थोड़ा सा और कम रहेगा, लेकिन जो एक यूनिवर्सल लैब जो है जिसके माध्यम से एक वास्तविक जानकारी बच्चों को मिलती है, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इसके कार्यक्रम के तहत बच्चा जीवन में जो चीज़ पुस्तकों से सीखता है 6 महीने में, वो 6 घंटे के अंतराल में सीख लेता है। और इसके माध्यम से बच्चे में जो उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसकी सोच का जो एक कल्प बनता है, तो वो डिफरेंट ढंग से बनता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी आने वाली है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पहला कदम है। जो पहला कदम हमने तय किया है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहा तो भविष्य में बच्चों के मानसिक विकास के लिए ये बहुत ही अच्छा, अति उत्तम एक स्टेप रहेगा। जी बिल्कुल। और संस्कृति का आदान प्रदान निरंतर चलता रहे, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का भी है। और यही उम्मीद करेंगे कि और ये जो आदान प्रदान है इसी तरह आगे भी चलता रहे। लेकिन सर, अब बात करेंगे संस्कृति से थोड़ा हट करके एग्रीकल्चर की या फिर पर्यटन की, तो इन सब चीज़ों में कितनी समानताएं नज़र आती हैं केरला और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें? बहुत अच्छा। हमारे बच्चे जब जाते हैं तो केरला के लोग जो है कैसे खेती बाड़ी करते हैं इसको सीखेंगे। वो कैसे अपने जितने भी उनके जॉब्स के क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, फ्यूचर उनका कैसे चलता है, किस ढंग से वो वहाँ पर कमाते हैं, क्योंकि जो वहाँ की स्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ उनके मुताबिक अगर वो अर्निंग करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे हिमाचल प्रदेश में मोड्स डिफरेंट हैं, तो वो यहाँ की चीज़ों को समझेंगे। हो सकता है कि जो केरला में बच्चा रह रहा है वो हिमाचल प्रदेश में हमारे जैसे सेबों का हमारा सीजन लगता है तो यहीं पर फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं, किस ढंग से कर सकते हैं, तो ये काम भी बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। तो ये चीज़ें सोचने का, और जितना छोटे बच्चे जो है उनका एक मानसिक दायरा बढ़ता है और इन चीज़ों से वो खुलता है, उतना हो सकता है 50-60 साल के बाद नहीं खुलता है। तो इन बच्चों की अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की, वहाँ के सारा औद्योगिक क्षेत्र को देखने की, वहाँ की हर स्थिति को जानने की स्थिति जो रहती है, तो उससे मैं समझता हूँ कि एक बच्चा जो 30 साल के बाद करता है उसको 15 साल की अवस्था में करने के एक अच्छा मौका मिलेगा। और यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट कैसे अच्छे साउंड हो सकते हैं वो भी तरीका मतलब वो जान सकते हैं, कर सकते हैं, इस तरह से मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। और आपने यहाँ पर नई शिक्षा नीति का थोड़ा सा जिक्र किया है, तो मैं चाहूँगी कि ये जो पहल की गई है नई शिक्षा नीति के तहत, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अब
जो हमारे पास प्री एजुकेशन हमारे पास है, जिसको हम क्या करते हैं, तीसरी क्लास से बच्चा हमारे पास आएगा, तीसरी से छठी तक एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा जो बैगलेस एनवायरनमेंट रहेगा। फर्स्ट सेकंड क्लास को भी उसमें जोड़ दिया। फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चे को केवल मातृभाषा में काम कराया जाएगा। पहली से लेकर के, जब उससे पहले जो हमारी एजुकेशन है 3 साल की, 3 साल से 6 साल की, वो बैगलेस रहेगी। उसमें बच्चा खेलेगा, अपना जितना उसका बौद्धिक विकास होगा उसको करने का प्रयास करेगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड में उसको थोड़ा सा अंकों का ज्ञान, थोड़ा सा भाषा का ज्ञान उसमें कराएंगे। थर्ड क्लास से लेकर के जो 5वीं क्लास तक का जो स्टेज हमारी, उस स्टेज में बच्चा थोड़ा सा बुक्स और क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं कि छठी क्लास से लेकर के ही हमारे बच्चों को कोडिंग आनी चाहिए, हमारे बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अपनी स्टेट की भाषा आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, और एक पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं उनमें जो भाषाएं चलती हैं तो एक आनी चाहिए। बच्चा 9th क्लास में पहुंचेगा तो उसको इंटरनेशनल लेवल की एक भाषा आनी चाहिए। तो कितनी बड़ी अच्छी बात कह रही है। हिंदी भी रहे, हमारी अपनी मातृभाषा भी रहे, प्रांत की भाषा भी रहे। और छठी क्लास से बोलते हैं कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, स्किल की तरफ, कौशल विकास की तरफ ले जाने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम केवल जितना भी हमारा सामाजिक दायरा है वही हमारा एक शिक्षा का क्षेत्र भी बने, और वही दायरा हमारा पढ़ने पढ़ाने का भी बने, केवल क्लासरूम में हम बाउंड ना रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये उसी का एक कदम था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अभी तो हमारे बच्चे आए तो हमने उनको यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में ठहराया था, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ गए थे उन्होंने होटल्स में इंतजाम किया था। लेकिन अगला स्टेप तो इसका ऐसा है कि गांव के लोगों के बीच में रहेंगे बच्चे हमारे। जब हिमाचल में आएंगे तो गांव के लोगों में रहेंगे। हो सकता है एक परिवार में 4 बच्चे एडजस्ट करें दूसरे में, ताकि वो हमारे परिवारों के साथ घुल मिल करके एक उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और अच्छी समझ बने। तो जो बहुत बड़ा एक अच्छा प्रयास नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल आपने कहा कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। तो निश्चित तौर पर जब वो गांव में लोगों के बीच रहेगा, वहाँ का माहौल देखेगा, तो कई चीज़ों का उसे ज्ञान होगा, आदान प्रदान होगा। बिल्कुल जी। तो बात आपने ऑनलाइन मोड की भी की थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये उत्सुकता हो रही है कि ऑनलाइन मोड में इस योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा था। बहुत अच्छा। ऑनलाइन मोड में बातें केवल जैसे हम दूरदर्शन से बात कर रहे हैं, बस ऑनलाइन मोड में अच्छा, मतलब इसमें भी एक चुनौती भी थी और काफ़ी कुछ किया भी है। कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। तो उस तहत काफ़ी बातें हमने, जो एक ज्ञान है उसको तो हम कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो कला है और चीज़ें हो तो कर करके आती है। तो जब हम प्रैक्टिकल रूप में मिलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन मोड में जब कोई बातें करते हैं तो हमारा ज्ञान वर्धन तो होता है, लेकिन एक प्रयोगात्मक जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज रहती है, वो तो जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में आएंगे, जाएंगे, सीखेंगे। जब बच्चे केरला से हमारे पास आए तो 10 चीज़ें उन्होंने रास्ते में भी सीखी होंगी, 10 मुश्किलें भी आई होंगी। उन 10 मुश्किलों को कैसे फेस करना और कैसे आगे बढ़ना। लेकिन सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्चे हमारे यहाँ शिमला के अंदर आए तो लगभग 5 के दिन बारिश रही और बात काफ़ी हैवी रेन रही, लेकिन बच्चे जो है एक दिन भी अंदर नहीं बैठे। उन्होंने उस बारिश का भी इंजॉय किया, उसमें भीगे भी हो, लेकिन फिर भी वो बड़े आनंदित थे। उन्होंने मार रोड का भी एंजॉय किया, यहाँ की हर चीज़ का एंजॉय किया। तो बारिश में रहते हुए भी उन चीज़ों को सीखने का प्रयास किया जो हम ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल, ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यही फ़र्क कहीं ना कहीं रह जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और कहीं ना कहीं ये योजना पहले शुरू हो जाती, कोरोना का प्रभाव इस योजना पर भी देखने को मिला है। सर, बात परिणाम की करें तो अभी तक जो गतिविधियाँ चली हैं वो चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उसके क्या कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा परिणाम आपने देखा हो जो किस्सा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के बाद उसका परिणाम क्या रहा है। जी बिल्कुल। परिणाम पॉजिटिव रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। तो ये तो गॉड ग्रेस, ईश्वरीय कृपा से हमारा जो ये कार्यक्रम है सफल हुआ। तो क्योंकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हुई, क्योंकि हमारे बच्चे भी इतने दूर गए, भारत के दूसरे कोने पर थे, और जब एक घटना वहाँ वो बता भी रहे थे कि हम समुद्र के किनारे भी गए, लेकिन कुछ भी हो सकता है किसी उसमें, लेकिन अप्रिय घटना से हम बचे रहे। ये बहुत बड़ी एक अच्छी हमारी उपलब्धि है। नंबर 2, जो उद्देश्य था इसका कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके संस्कृति के संदर्भ में या दूसरी एक्टिविटीज़ के संदर्भ में ज्ञान को हम ज्ञान देते हैं। ज्ञान बच्चों को कैसा हो बिना बताए कि ये ज्ञान हम दिया जा रहा है।
तो वो सारे प्रैक्टिकल फॉर्म में जब ये सारे कार्यक्रम हो तो बच्चे जब यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि हमने जो यहाँ पर हमारा जो दौरा 5 दिन का दौरा रहा, उस 5 दिन के दौरे में हमने वो चीज़ें अर्जित कर ली, वो चीज़ें ज्ञान अर्जित कर लिया जो लगभग हमें 5 वर्ष में किसी बड़े लिटरेचर को पढ़ने के बाद भी शायद ना होता। और ये चीज़ हमारे माइंड में परमानेंट रहेगी। और जो हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया तो हमारे बच्चों की यादें और उनकी यादें जो उन्होंने साझा किया तो काफ़ी ज्ञानवर्धन इस केस में हुआ। तो वो हमारी उपलब्धि है, क्योंकि उन बच्चों ने भी ये इच्छा जाहिर की कि अगर हमें मौका मिला दूसरी बार हम दोबारा हिमाचल में ही आएंगे। और हिमाचल में शिमला तो हमने देखा, हमें धर्मशाला भी ले जाए, मनाली भी, और जितने भी इंटीरियर पार्ट हैं वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। और उनकी ये भी इच्छा थी, मनसा थी कि हम गाँव में जा कर के रहें। तो लेकिन ये भारत सरकार का भी जो उन्होंने कार्यक्रम दिया है, 5-5 दिन का कार्यक्रम था, हो सकता है अगले समय में 1 महीने का हो जाए फेस वाइज, क्योंकि अभी तो एक प्रयोग है तो लेकिन इस प्रयोग में हम सफल हुए। तो इस प्रयोग में सफल हुए, आगे बढ़ेंगे। और बच्चों का जो एक मैं सोचता हूँ कि इस बड़ी प्रयोगशाला में, जो भारत की एक बड़ी प्रयोगशाला है जिसके अंदर अलग अलग फेसेस हैं, कोई खेती बाड़ी का है, कोई बागवानी का है, किचन का है, भोजन का है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें उनको सीखी भी और आगे भी बढ़े। तो आगे भी उनका एक अच्छी रुचि है और हम आगे मतलब एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और परिणाम की अगर हम बात करें तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम हमारे सामने आए इस कार्यक्रम के तहत। लेकिन ये जो योजना है, इसके तहत जो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, ये केवल उन बच्चों तक सीमित ना रह जाए बल्कि उनके आसपास के समाज तक भी पहुँचे। इसको लेकर के क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा केवल बच्चा सिंगल एंटिटी नहीं है जी। एक बच्चा है तो उसके साथ परिवार जुड़ा है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और परिवारों के साथ परिवार जुड़े हैं जी। तो पूरा समाज जुड़ा है जी, तो अगर हमारे पास 50 बच्चे हिमाचल प्रदेश में आए थे तो हम केवल 50 बच्चे मान करके नहीं चलेंगे, हम मानेंगे कम से 5 लाख बच्चे हैं, क्योंकि ये जो सारा कार्यक्रम है पूरे भारत में किया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ट्विटर पर भी वो किया, पूरे भारत सरकार के जितने भी हमारे प्रेस थे उन्होंने बड़ा इसको हाईलाइट किया और उसके माध्यम से हर जन तक, अंतिम जन तक, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ अंतिम जन तक ये बात पहुँचे। तो एक सिस्टम के अंदर जिसको हम बोलते हैं कि एक खलबली जैसी तो हुई जो हम करते हैं कि एक डिफ्यूजन जैसा तो हुआ, क्योंकि हर घर में ये चीज़ पहुँची कि ऐसे केरला से बच्चे आए हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो इस ढंग से ये सारी चीज़ जो है एक अंतिम जन तक जारी है। तो पहल तो थोड़े से स्ट्रक्चर के साथ होती है लेकिन उसका प्रभाव गांव तक है जी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यही चाह रहे हैं कि जो संस्कृति का आदान प्रदान है वो केवल बच्चों तक ना रह करके उस राज्य में, उस आसपास के जो भी समाज है, लोग हैं, उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे ताकि जो है लोगों से लोगों का जुड़ाव बना रहे। विषय बहुत रुचिकर है तो इसमें हमारे पास समय का भी थोड़ा सा अभाव है, हमारा कार्यक्रम अब हमारे अंत की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि प्रोफेसर सर एक छोटा सा संदेश इस योजना के तहत हमारे सभी दर्शकों को या फिर उन विद्यार्थियों को जो आगे आने वाले समय में इस योजना के तहत राज्यों का भ्रमण करेंगे और संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। मेरा संदेश यही रहेगा कि बच्चे पहले तो जब आते हैं तो एक इस भाव से आते हैं कि हम घूमने जाएंगे, लेकिन घूमने के अंदर ही एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी योजना है कि उसके अंदर वो खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं, इस भ्रमण के अंदर काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं। तो मैं यही करूँगा कि अगला जब ये पड़ाव आएगा, अगली जो स्टेज जब हमारे पास आएगी तो सारे बच्चे इसमें मतलब कंपटीशन की फॉर्म में आगे आएँ कि हम भी जाएंगे, हम भी करेंगे। इस ढंग से जो पहले भी देखने को मिला, तो मेरा यही है कि हम आगे इसमें बढ़ेंगे और भारत में जो अनेकता में एकता वाला एक जो भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उसको हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन तमाम सवालों के जवाब आपने हमें दिए और इस चर्चा के लिए। तो ये थे प्रोफेसर PL शर्मा और जैसा कि इन्होंने कहा अनेकता में एकता ही अब भारत का स्वरूप है। भारत में और ना केवल भारत में बल्कि भारत के साथ साथ कई ऐसे देश होंगे जहाँ पर बहुत सारे जाति और धर्म के लोग रहते होंगे, लेकिन बात भारत के संदर्भ में करें तो भारत
भारत में अलग अलग समुदाय और धर्म के लोग रहते हैं, बावजूद उसके जो भारत है वो एकता में जुड़ा हुआ है। भारत अखंड है और एकता के साथ ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये कहने के लिए संकोच नहीं करेंगे कि अभी भी हमारे देश की आर्थिकी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, हमारी एकता को और अधिक मजबूत करने के लिए हमें एक रहना होगा और उसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। और हम यही चाहेंगे कि इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृति का आदान प्रदान हो। न केवल वो केरला बल्कि अन्य राज्यों की संस्कृति भी हमारे लिए उतनी ही माननीय है जितनी हमारे राज्य की संस्कृति है। तो इसी उम्मीद के साथ फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।